Good evening, sir. Good Good evening. evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे भाई? हर्षित माधव बताओगे? The refraction by plane mirror. The refraction by plane mirror. प्लेन मिरर से रिफ्रैक्शन? Sorry, the plane surface मतलब. रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, उसमें लास्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया गया है ये बताइए। Normal viewing. नॉर्मल व्यूइंग का, ठीक। तो आपको लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे थे कि अगर एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जो दो मीडियम को जो है वो डिस्टिंग्विश कर रही है, एक मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का है और μ2 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे कि ऑब्जर्वर जो है उसको व्यू कर रहा है, यानी कि जिसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन रे को जाना है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे प्लेस है, तो एक रे आपने लिया जो कि इस पे नॉर्मल आके इम्पिंज हुई, वो आपकी अनडेविएटेड चली गई दूसरे मीडियम में। दूसरी रे आपने कंसिडरेशन में लिया जो कि इससे एक माइन्यूट एंगल पे आकर के इम्पिंज हो रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि दूसरा वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले के रिलेटिव क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई कहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर कह रहे हैं, तो इसको आप आगे बढ़ाए थे, जहां पे जाके मिला उसको आपने कहा इमेज पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, है ना। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आया था भाई कि जो अपरेंट हाइट या डेप्थ है एक मिनट रुको। हेलो, जी नहीं नहीं जी। तो ये एम आई हो गया, अपरेंट हाइट या डेप्थ जो भी आप लिखना चाहो। और एमओ हो गया रियल हाइट, आर इसको डेप्थ कह सकते हैं। इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो μ2 अपॉन μ1 से, है ना, ठीक है। Yes, sir. अगर आप ये सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आप इस फॉर्म में भी जो है ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या इसको v और u के टर्म में भी चाहो तो याद रख सकते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको u कह रहे हैं, इमेज का जो सेपरेशन है उसको अगर आप v कह रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का v अपॉन माइनस का u, दैट इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, या आपके पास ये फॉर्मूला हो गया v बाई
mu2 by v minus mu1 by u that is equals to 0, है ना। आप इस फॉर्म में भी ये फॉर्मूला ध्यान में चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म तो आपको पिछले क्लास में बताया ही होगा। यहाँ पे u जो है ऑब्जेक्ट सेपरेशन है, v जो है वो इमेज सेपरेशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। mu2 जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आफ्टर द रिफ्रैक्शन रे को जाना है, यानी कि ऑब्जर्वर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और mu1 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ट्रेवल करती हुई रे आकर के सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे टकराई है। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, वो बहुत बार जो है यहाँ पे भी आपको मिलता है कि एक मीडियम में ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग, दूसरे मीडियम में जो ऑब्जर्वर है दैट इज आल्सो मूविंग, और उसके इन्फ्लुएंस में ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ रिसीड की बातें पूछी जाती हैं, है ना। तो कैसे उसको करना है, तो आप सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से इंफॉर्मेशन को लिखते हुए भी लिख सकते हैं, या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन ले लेंगे जो कि दैट इज नॉट गोइंग टू मूव। जैसे मान लो आपको बोला कि ये कंटेनर है, इसमें कंटेनर में वाटर या कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक मछली है, हाँ, फिश है, और एक इधर में चिड़िया है, बर्ड। ये बर्ड जो है वो इस मछली की तरफ जा रही है वीवी की वेलोसिटी से, और ये फिश भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है मान लो कि वी एफ से। आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय द फिश ऑफ द बर्ड, है ना। तो इंफॉर्मेशन आपको क्या लिखना है, यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो अगर आप इसके लिए रे डायग्राम बनाओगे बर्ड के लिए जो कि फिश को विजिबिलिटी मिल रही है, तो आपके पास जानकारी है कि बर्ड का जो इमेज होगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म समव्हाट एट दिस लोकेशन, इमेज ऑफ द बर्ड। अगर ये डिस्टेंस आपने x बोला है भाई, तो अभी ये जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बर्ड का सेपरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू इंटू एक्स का, हेलो, यस सर। मान लीजिए कि आपने कहा कि ये सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से फिश का जो सेपरेशन है वो आई का है, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन बिटवीन बर्ड इमेज एंड द फिश, ये मान लो कि एल कह दिया, तो ये क्या लिखा जाएगा, म्यू इंटू एक्स प्लस वाई से। अगर इसी को टाइम के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाएगा डीएल डी को लिखने का। डीएल डी जो होगा वो लिखा जाएगा म्यू टाइम्स डी एक्स डी टी प्लस डीवाई डी टी से लिखेंगे ना भाई। डीएक्स डी टी क्या है, ये बर्ड की जो ओरिजिनल पोजीशन है इसका सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से बढ़ने का रेट है। तो अगर मान लो कि हम लोग साइन के साथ इसमें प्लेस करना चाहते हैं तो डीएक्स डी टी बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, तो माइनस आप भी प्लेस करेंगे इसमें। और डीवाई डी टी क्या है भाई, इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से फिश का जो सेपरेशन है उसके बढ़ने का रेट है। तो ये फिश भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो साइन के साथ प्लेस करोगे तो ये भी नेगेटिव प्लेस करोगे, तो डीएल डी टी जो हमको मिलेगा ये इक्वल हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस का वेलोसिटी ऑफ फिश। अगर ये बर्ड और फिश दिखाए गए डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो, है ना।
और ये आपको पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन मिला वो निगेटिव मिला, है ना, म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश। इसका मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव का मतलब हुआ कि यल जो है वो टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा, यानी कि ये बेसिकली जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा आपको, दूर जाने की वेलोसिटी नहीं है, ये करीब आने की वेलोसिटी है अगर निगेटिव मिलता है तो। और पॉजिटिव मिलेगा तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी। ठीक है ना? नेगेटिव Yes, shows sir. negative shows that bird will be approaching to the fish with velocity mu times आराम से चला velocity जाए, ठीक है? सर से v आराम से plus चला v। जाए। ये आपको जो है इस नहीं, तरीके एक साथ के, क्या गर्म करें, बहुत पसीना होता है। अरे माइक तो ऑफ कर ले भाई, फिर बातें कर। ठीक है ना? बस, सॉरी सर। हम्म। अब कभी कभी ऐसा भी आपको हो सकता है कि जो ये टैंक है इसमें जो वाटर का जो लेवल है वो फिक्स ना हो, यानी कि इधर में छेद कर दिया जाए, पानी भी इसमें से निकल रहा हो, तो जो यक्स है वो अगर आप फ्री सरफेस ऑफ द वाटर से लिख रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस आपको प्लेस करना होगा, अगर आप ये तरीके से एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो। या फिर आप बॉटम से जो है सेपरेशन को लिख लीजिए और उसके करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को बना लीजिए, तो वहां पे आपको डायरेक्ट उनकी वेलोसिटीज को जो है वो लिखना रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, ये एक कंटेनर है भाई, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया 4/3 का है, और इसमें एक फिश है जो कि नीचे की तरफ जा रही है। वेलोसिटी ऑफ फिश के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड का है। एक चिड़िया है जो बाहर की तरफ है और ये नीचे की तरफ डाइव लगाई है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड के लिए इंफॉर्मेशन है 4 मीटर पर सेकेंड का। ठीक। और साथ में आपको ये बोल दिया गया कि नीचे में एक होल कर दिया गया है जिससे पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, तो नेचुरल है कि जो वाटर का फ्री सरफेस होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू डिसेंड, और ये जो वाटर का जो सरफेस है इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड का है। ठीक है, ये गिवन है, ये डाटा आपको दिया गया कि फिश है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है, बर्ड भी 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, और पानी इसमें से ड्रेन हो रहा है कंटेनर से, जिसके कारण फ्री सरफेस ऑफ वाटर 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ठीक है, फाइंड द फिश भी नीचे वेलोसिटी। जा रही है। हाँ, फिश भी नीचे ही जा रही है। हाँ, फिश भी नीचे ही जा रही है। ठीक है, आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश। फिश के द्वारा जो बर्ड की वेलोसिटी ऑब्जर्व करी जाएगी ये आपको बताना है। ट्राई करोगे या बताते चलो? सर ट्राई करेंगे। लिखो।
तो बता दीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए, अब ये पर्टिकुलर सरफेस भी मूविंग है, तो हम रिलेटिव मोशन की बात करने की जगह पे हम जो है सीधे सीधे यहीं से सेपरेशन सारे लिख लेते हैं। मान लो कि इसको हमने x कह दिया, यहाँ से जो फ्री सरफेस है इसकी जो हाइट है इसको हम y कह दे रहे हैं, और यहाँ से जो वर्ड की हाइट है इसको हम लोगों ने जो है वो z का नाम दे दिया। ठीक है, यहीं से फ्री सरफेस का सेपरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो सेपरेशन होगा वो हमारे अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा भाई, z माइनस वाई, और यहाँ से फिश का जो सेपरेशन होगा वो y माइनस एक्स से लिखेंगे ना भाई। फिश को डायरेक्टली बर्ड तो दिखेगी नहीं, बर्ड का इमेज दिखेगा। तो आपको मालूम है कि ये अंदर का मीडियम जो है वो डेंसर है, तो इसका जो इमेज होगा वो दूर की तरफ बनेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा इसके फ्री सरफेस ऑफ वाटर से ये लिखा जाएगा म्यू टाइम्स z माइनस वाई से। तो सेपरेशन बिटवीन इमेज ऑफ वर्ड, सर हाँ सर इमेज ऊपर क्यों बन रही है? अरे भाई ये जो मीडियम है नीचे का डेंसर है ना, अब ये डायग्राम इधर नीचे बना दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नीचे में बना दे रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कंटेनर है जिसमें ये आपका लिक्विड है, यहाँ पे तुम्हारी बर्ड है। तो एक रे आपने लिया, ये जो नॉर्मल टू द सरफेस आके इंक्रीज हुई, तो अनडेविएटेड चली गई, फिश के आंख में पहुंच गई। एक रे जो एक माइन्यूट एंगल पे आई, वो अब डेंसर मीडियम होने के कारण नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो ये आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे जा करके काटेगी इस वाली रे को, वो इमेज होगा। तो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इसलिए जो है ये तुम्हारा डिस्टेंस था z माइनस वाई का, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा वो म्यू टाइम्स z माइनस वाई का हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर, यस सर। तो इधर से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि सेपरेशन बिटवीन इमेज ऑफ द बर्ड एंड द फिश, ये जो है वो आप लिख सकते हो कितना, म्यू टाइम्स z माइनस वाई प्लस y माइनस एक्स लिखा जाएगा ना। यस सर, यस। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल जाएगा। तो dl dt डिफरेंशिएट कर दिया तो म्यू तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dz dt माइनस का dy dt प्लस dy dt माइनस का dx dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा ना, बोलिए भाई। यस सर, यस सर। अब इसमें सारी वैल्यूज को रखिए, म्यू की जगह पे 4/3 dz dt, ये z बढ़ रहा है या घट रहा है टाइम के साथ? तो कम हो रहा है, घट रहा है। कम हो रहा है, तो वो माइनस में रखोगे ना। माइनस यस का सर। कितना था, बर्ड का 4 था। और dy dt y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, y डायरेक्शन, y जो सेपरेशन दिया गया वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये भी, वो भी घट रहा है माइनस में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 दिया गया था। और फिश के यस लिए सर। ये माइनस का 1 हो जाएगा, और फिश के लिए ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो हाँ कितना सर। मिला, ये माइनस का 3 और ये 3 कट गया, तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और प्लस का 2 हो गया। तो माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड मिला ना। माइनस ये दिखा रहा है कि जो फिश है दैट इज गोइंग टू अप्रोच द, जो वर्ड है दैट इज गोइंग टू अप्रोच द फिश विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। वर्ड इज अप्रोचिंग
the fish with velocity 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कैसे इस तरीके के प्रॉब्लम्स को Yes. करना है? पहले हमको इमेज को लोकेट कर लेना है, जिसको देखा जाना है उसका इमेज दिखेगा, डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, है ना? तो इमेज और जो पर्सन उसको व्यू कर रहा है उसके बीच का सेपरेशन लिख लिया, डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बन जाएगा। सर हाँ जी, सर अगर हम फिश मतलब बर्ड फिश अगर उल्टा निकालना होता मैं अगर हाँ तो उल्टा निकालना की होता तो निकालनी भी इसी तरीके से लिखते, है ना? फिर इसी तरीके से लिखते ना। अब हम क्या करते, इस जो सर फिश का इमेज फिश है, निकालते हैं इस फिश ऊपर के, की तरफ। फिश के लिए जो है इमेज की पोजीशन देखते कि जो बर्ड उसको देख रही है वो फिश का इमेज कहाँ देखेगी। ठीक है ना? हाँ सर। फिश का इमेज जो है वो बर्ड कहाँ देखेगी, वो जैसे मान लो कि इसी में हम उसका रे डायग्राम बना देते हैं। जैसे मान लो कि अब की बार तुमको बोला गया कि ये बर्ड जो है वो फिश की क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। तो इधर में फिश तुम्हारी जा रही थी तो इसके लिए रे डायग्राम बनाओगे तो फिश से एक रे चली जो नॉर्मल इम्पिंज हुई, एज इट इज चली गई, बर्ड की आंख में पहुंच गई। दूसरी रे जो इधर से गई भाई एक एंगल पे, वो नॉर्मल से अवे हो गई तो इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ये इमेज ऑफ द फिश होगा, है ना? यही इमेज जो है वो फिश का बर्ड ऑब्जर्व कर रही होगी जो यहाँ पे है। यस ठीक सर। है ना? तो अब आपको क्या करना है भाई, ये डिस्टेंस को आपने मान लो कि x का माना है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये y माइनस एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई म्यू ना। ठीक है, हाँ हाँ सर। और ये तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो z माइनस वाई का है? तो सेपरेशन बिटवीन इमेज ऑफ द फिश एंड द बर्ड इज y माइनस एक्स बाई म्यू प्लस जेड माइनस वन। y माइनस एक्स बाई म्यू प्लस z माइनस वाई ना भाई। यस सर। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे और विथ साइन वैल्यू को प्लेस कर देंगे। हाँ, जैसे ऊपर की तरफ एक्स वाई जेड हमने प्लस दिखा रखे हैं, अगर ऊपर का मूवमेंट होगा तो हम उसको प्लस के रूप में प्लेस करेंगे, नीचे की तरफ का मूवमेंट होगा तो माइनस के रूप में रखेंगे। ठीक है, यस सर। और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्किंग कर लेंगे। हाँ क्लियर? सर। हाँ सर। तो पहला काम, जिसको देखा जाना है उसके इमेज को लोकेट कर लीजिए, इमेज और जो ऑब्जर्वर है उसके बीच का सेपरेशन लिख दीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल जाएगा। हाँ, अब उसमें विद साइन आपको वैल्यूज को प्लेस करनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको अप्रोच की वेलोसिटी है या रिसीट की वेलोसिटी है उसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे या बताएंगे। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी मिलते हैं रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस में, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को वैरी करते हुए कहा जाता है। तो वेरिएशन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या होएगा भाई, कि जो रे होगी वो कंटिन्यूअसली उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी चेंजिंग। ठीक है ना? और उस चेंजिंग डायरेक्शन को लेते हुए आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं, तो उसके लिए वर्किंग का तरीका वही है कि म्यू इंटू साइन थीटा दैट शुड बी ए कांस्टेंट। यस सर। यस सर। नॉर्मल के साथ अगर एंगल को थीटा कह रहे हो तो म्यू इंटू साइन थीटा दैट शुड बी ए कांस्टेंट। ये आपके पास स्नेल्स लॉ के लिए इंफॉर्मेशन है, इसको आप दो किसी सेक्शन पे यूज कर लेंगे। एक सेक्शन जहाँ के लिए आपको म्यू और थीटा की जानकारी होगी उस सेक्शन पे, और दूसरा एक जनरल पॉइंट, और उससे आपको एक
कोरिलेशन मिलेगा, उस कोरिलेशन को एनालाइज करते हुए मोस्टली केसेस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है अगर वेरिएशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हुए जो भी प्रॉब्लम में पूछा गया होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी या बतानी होती है। ठीक है, जैसे कैसे करना है उसके लिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वेरिएशन अगर दिया है म्यू में तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोगों को वर्कआउट करना है। क्वेश्चन लिख दूं या बोलूं? लिख देता हूं। ड्यू टू vertical temperature gradient in the atmosphere, the index of refraction varies. Suppose index of refraction varies as mu equals to mu naught square root 1 plus ay, where mu naught is the refractive index at surface, y is height, and a equals to 2 into 10 to the power minus 6 meter inverse. A person of height 2 meter is standing on a runway find the distance beyond which he cannot see the runway. ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, जरा इसको ध्यान से पढ़ो, फिर हम समझाते हैं और बताते भी हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को वर्कआउट कैसे करते हैं। ये आपको कहा गया कि एक रनवे है, रनवे कहने से केवल मकसद ये है कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, ऐसा आपको मानना है, ठीक है ना। और इस रनवे पे एक आदमी जो है वो खड़ा है जिसकी हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हाइट से सिंपल सा मतलब आप ये मान के चलिए कि उसकी आई की हाइट दी गई है, ये कि जब खड़ा है तो इस इंसान की आंख की जो ऊंचाई है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ये 2 मीटर पे है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है वो आपको कहा जा रहा है कि दैट इज गोइंग टू वैरी विद द हाइट, यानी कि यहां से अगर आप वाई हाइट पे जाते हैं तो यहाँ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाई हाइट पे वो आपको कहा जा रहा है कि ये म्यू नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए वाई है। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखो जहाँ पे म्यू नॉट जो है y इक्वल्स टू 0 पे हाइट यानी कि ग्राउंड लेवल पे y इक्वल्स टू 0 हाइट यानी कि ग्राउंड लेवल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट।
अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बड़ा होता जा रहा है ना? यस सर। यस सर। तो आपके Yes, पास sir. इंफॉर्मेशन क्या होगी कि इस पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल से जो भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे चलेगी वो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड करती जाएगी, ठीक है? यस सर। नॉर्मल की तरफ बेंड करती जाएगी, ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन से ये पोजीशन से चलने वाली रे की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो रे है वो हर एक डायरेक्शन में जो है वो जा सकती है। जो फारदेस्ट पोजीशन होगा जिसके करेस्पॉन्डिंग कि जो रे जा रही है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के आंख में पहुंच सकेगी, वो रे होगी जो जस्ट पैरेलल टू द सरफेस यहाँ से आगे बढ़ी होगी। यहाँ से जो पैरेलल टू द सरफेस रे आगे बढ़ रही है वही रिफ्रैक्ट हो करके इस पर्टिकुलर पर्सन के आंख में पहुंचे, तो वो हमारा जो है फारदेस्ट पोजीशन होगा जहां की रे इस पर्सन की आंख में पहुंच सकती है। इसके बाद के पॉइंट से जो भी रे चलेगी वो रे इस पर्सन की आंख में नहीं पहुंचेगी। बात ये समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती जा रही है, तो इससे आगे से जो जाने वाली रे होगी, मान लो कि यहाँ से जाने वाली रे को आप ले रहे हो, तो ये रिफ्रैक्ट होते होते इसके आंख के ऊपर से निकल जाएगी ऐसे। यस सर। यस सर। इसके अंदर की कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे तो वहां पे जो रे आकर के इससे एंगल से जा रही होगी, है ना, यहाँ से आके टकराई एंगल पे चली, वो रे इसकी आंख में पहुंच जाएगी। तो इधर के अंदर की चीजें तो इसको दिख जाएंगी, लेकिन इस पॉइंट जहां पर की रे पैरेलल टू द ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अर्थ सरफेस है, वो रे जहां से इस आदमी की आंख तक पहुंच रही है उसके बियॉन्ड की जो रे होगी वो इस आदमी की आंख में नहीं पहुंचेगी। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद का पॉइंट जो होगा इस रनवे का इस आदमी को नहीं दिखेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि कहां तक उसकी विजिबिलिटी बन सकती है। जहां पर कि ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो रे जा रही है वो इस पर्सन की आंख में पहुंच जाए, वो फारदेस्ट पोजीशन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब आते हैं प्रॉब्लम को वर्क कैसे करेंगे। तो एक मान लीजिए कि हमने ये सेक्शन लिया जहां पर कि रे ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अर्थ सरफेस है, और दूसरा सेक्शन हमने ये लिया जो कि वाई हाइट पे है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच हम जो है वो स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम 90 डिग्री के रूप में देखेंगे। यहाँ पे मान लो कि हम इस पर्टिकुलर रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मान लेते हैं भाई, कि थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे रे का। तो आपके पास जानकारी क्या है स्नेल्स लॉ से? कि म्यू नॉट इंटू साइन 90 दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा से लिखा जाएगा। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और म्यू की जगह पे हम लोग म्यू नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 + ay रख सकते हैं। इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा 1 डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + ay। अब मान लो कि हम लोग ये
हाइट मालूम है, इसकी दूरी निकालना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। इसको वाई डायरेक्शन कही दिया गया है पहले से, और हॉरिजॉन्टल को एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने इस रे के द्वारा जो फॉलो किया जाने वाला पाथ है उस पे टेंजेंट बना रहे होंगे, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा ये लिखना है। तो ये वाले एंगल का tan वैल्यू होगा, Yes, sir. यस यानी कि dy dx, जो कि स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंजेंट है, इसको अगर लिखना है तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ π/2 माइनस का थीटा। लिख सकते हैं क्या? यस ये एंगल को थीटा माना है आपने, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, Yes, sir. यानी कि cot थीटा हो गया। cot थीटा को लिखना है, साइन थीटा की वैल्यू हमको मालूम है, तो ट्रायंगल बना के लिख लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए वाई। तो ये आपका एंगल थीटा है, तो इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई? स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई। Root AY. तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वाई बाई 1 रूट के अंदर, यानी कि डी वाई डी एक्स के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि इट विल बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई। लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अब इसमें Yes, sir. वेरिएबल, हाँ जी, किसी ने कुछ बोला क्या? इसमें अब वेरिएबल्स को सेपरेट करें और प्रॉपर लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट करें, तो डी वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू डी एक्स। इस पर्सन का हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, जबकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रे का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमको मालूम है एच के बराबर है ना। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई की वैल्यू 0 है, और एट एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एच है। तो ये लिमिट हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 0 और x इक्वल्स टू x पे y की वैल्यू h है। अगर ये x हमको पता हो जाए तो कितनी दूर तक इस पर्सन की विजिबिलिटी बनेगी ये हमारा जानकारी आ जाएगी। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट कर देना भाई। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y पे पावर माइनस का हाफ है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y पे पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, यानी कि लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा h पे पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ का मतलब 2, और ये हो जाएगा रूट ए जो कि कांस्टेंट है बाहर हो गया इंटू एक्स। तो x को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया 2 स्क्वायर रूट के अंदर में h बाई ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ h की वैल्यू 2 थी और a की वैल्यू थी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, तो दैट इज 2000 मीटर। यानी कि अगर ये आदमी देखता है इस रनवे पे तो वो 2 किलोमीटर मैक्सिमम सेपरेशन है जहां तक कि रनवे उसको दिखेगी, उसके बाद का रनवे उसको नहीं दिखेगा। समझ में आया? yes, sir. यस Yes, sir. तो बहुत सारे इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिसमें आपको कभी वाई का वाई के हाइट के साथ म्यू का वेरिएशन दे देगा, कभी जो है क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर जो रे फॉलो हो रही है उस मीडियम में उसका इक्वेशन दे देगा, हाँ, और उससे किसी पोजीशन विशेष पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन रही है मीडियम की वो पूछ देता है ना। तो उन सबों में सिमिलर वे में आपको वर्किंग करनी है, म्यू इंटू साइन थीटा दैट इज ए कांस्टेंट। इस तरीके के प्रॉब्लम को वर्कआउट करने का ये आपका तरीका होगा, ट्रेंड होगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, यस तो सर ये अगर देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रॉब्लम भी है।
वो तब का आया हुआ है जब सब्जेक्टिव हुआ करता था पेपर। अब आते हैं, बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्लैब। अगर एक मीडियम जो कि रिफ्रैक्टिंग है, उसके जो दो सरफेसेस हैं जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, वो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसको हम लोग स्लैब कहते हैं। ठीक है ना? इफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ ए मीडियम आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट इज डिस्टिंग्विश एज ए स्लैब। उसको हम स्लैब कहेंगे। लेकिन अगर दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो उसके बीच का एंगल जीरो से अलग है ना, कोई भी एंगल है, तो उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है भाई? तो जैसे मान लो कि अगर ये पर्टिकुलर हमारा जो है एक ग्लास का ब्लॉक हो गया और एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से जो चलने वाली रे है उसको अगर देखेंगे तो एक तो यहाँ से नॉर्मल इम्पेज कराते हुए आपने इधर को ट्रांसमिट करा दिया, दूसरी सरफेस पे भी जाकर के इसका नॉर्मल इम्पेजमेंट हुआ, तो ये एज इट इज सीधे सीधे बाहर निकल गई। जब ये दूसरी रे आपने कंसिडरेशन में लिया जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे आके टकरा रही है, तो आपको मालूम है कि मीडियम इधर का डेंसर है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यानी कि इस रे को जब आप आगे बढ़ाओगे तो जहां पे जाकर के इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड रे को कट कर रहा होगा, दिस विल बी द इमेज जो कि पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद बन रहा होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है और इधर से देख रहा है भाई इसी ऑब्जेक्ट को, इस साइड से ऑब्जर्वर अगर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये इमेज इसको नहीं दिखेगा, है ना? ये इमेज इसको नहीं दिखेगा Yes, sir. बेसिकली। एक और क्यों? रिफ्लेक्ट होगा तब। क्योंकि इस पर्टिकुलर सरफेस पे आकर के भी फिर से ये फिनोमिना होने जा रही है रिफ्रैक्शन की, है ना? तो ये यहाँ पे आके Yes. टकराएगा और ये फिर नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये वाली रे और ये वाली रे इस आदमी की आंख में पड़ रही है, तो ये जहां से आती हुई अपना अपीयरेंस देगी, दैट विल बी द पोजीशन वेयर द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व। ये I1 कह देते हैं, ये I2 हो गया। ये फाइनल इमेज है जो कि इसको दिखेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना शिफ्टेड दिखेगा इमेज, वो हम जानना चाहते हैं, जो कि एक फॉर्मूले के रूप में हमारे पास हो जाएगा और ऐसे प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकेंगे। तो मान लो कि ये जो स्लैब आपने यूज करा है, इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू का है और इसकी जो थिकनेस है वो टी की है। टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड म्यू इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है ऑन द वन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लैब इज एट ए डिस्टेंस एक्स। तो ये इमेज I1 कहां पे बनेगा भाई? म्यू एक्स डिस्टेंस पे। Yes, sir. ये जो इमेज बना है I1, ये इमेज इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट है। Yes, sir.
और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो separation of object from the second surface दूसरे वाले सरफेस से सेपरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ni1। ni1 की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो भाई, म्यू एक्स प्लस टी, है ना। Yes, sir. तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फाइनल यानी कि ni2, ये अगर लिखना है तो ये आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा ni1 अपॉन म्यू से ना। Yes, sir. तो ये हो जाता है आपका म्यू इंटू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि एक्स प्लस टी बाई म्यू। ये जो है वो इमेज है जो कि इधर से देखने वाले आदमी को दिख रहा है, और ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था विच वाज एट ए डिस्टेंस। तो कितना इमेज में शिफ्ट आया, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस जो होगा वो शिफ्ट इन इमेज होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो शिफ्ट इन इमेज Yes, अगर sir. लिखना चाहते हैं, शिफ्ट इन इमेज OI2, ये हमारा शिफ्ट हो गया, वो लिखना होगा। तो ये लिख सकते हैं ON माइनस का NI2 लिख सकते हैं। ON में से NI2 को Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर दें Yes. तो OI2 मिल जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. ON माइनस NI2। ON कितना है भाई, एक्स प्लस टी है, और NI2 कितना है भाई, एक्स प्लस टी अपॉन म्यू है, यानी कि ये आपको मिल गया T1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसी स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का है, उसके द्वारा शिफ्ट जो होगा वो कितना ऑब्जर्वेशन में आएगा, दैट विल बी गिवन बाय T1 माइनस 1 बाई म्यू। इसे एज ए फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे ना, शिफ्ट इन इमेज को लिखने का। कोई एक स्लैब जिसकी थिकनेस दी गई है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो म्यू है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर मीडियम, ऑब्जर्वर के मीडियम के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये जो शिफ्ट है, ये अगर आप देखो तो दो तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो शिफ्ट। ये किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, स्लैब की तरफ। इमेज में जो शिफ्ट आएगी वो स्लैब की तरफ होगी, ठीक है ना। Yes, Yes, sir. या यू भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट लिखने का फॉर्मूला आपने बनाया है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रे, रे के डायरेक्शन में है शिफ्ट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन डायरेक्शन ऑफ रे। तो अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है उसको किसी स्लैब के थ्रू आप देख रहे होते हैं, तो उसका जो इमेज बनता है वो स्लैब के द्वारा, वो नियरर टू द स्लैब होता है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। और वो कितना नियरर होगा, कितना करीब बनेगा,
वो T1 माइनस 1/μ से लिखा जाएगा, जहां पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है स्लैब का विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर मीडियम। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपका जो ऑब्जर्वर का मीडियम है वो डेंसर हो जाए, ऑब्जर्वर का जो मीडियम है वो डेंसर हो जाए, यानी कि म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा, ये शिफ्ट निगेटिव मिल जाएगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर ये शिफ्ट निगेटिव मिलेगा तो उसका मतलब समझिएगा कि ये शिफ्ट जो है वो अवे है, दूर की तरफ है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये टुवर्ड द स्लैब के लिए लिखा है, तो अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं और ये माइनस मिल जाता है तो इसका मतलब होगा कि इट विल बी टुवर्ड द स्लैब, अवे फ्रॉम द स्लैब, और पॉजिटिव मिलता है तो इट विल बी टुवर्ड द स्लैब। या जो डायरेक्शन के लिए आपने इंफॉर्मेशन रखा है कि ये शिफ्ट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ रे है, और अगर निगेटिव मिल जाएगा तो इसका मतलब समझिएगा कि ये शिफ्ट जो होगा वो रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब ये जो सिंगल स्लैब के लिए आपने फॉर्मूला बनाया है इसको आप मल्टीपल स्लैब के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या करना होगा, जैसे मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम मिलता है जिसमें कि डिफरेंट स्लैब लगा दिए, एक स्लैब ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे लग गया, तीसरा ऐसे लग गया, 3 स्लैब ऐसे लगा दिया ना, और एक ऑब्जेक्ट है इधर में रख दिया, और इधर से आप ऑब्जर्वर हो जो देख रहे हो उसको, ऑब्जेक्ट को इधर से आप देख रहे हो, इसकी थिकनेस आपको T1 दी गई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी थिकनेस आपको T2 दी गई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का है, इसकी T3 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 का। ठीक है, ये बीच में जो है वो एयर है, हाँ? और एयर से ही मान लो कि देख भी रहे हो। ठीक, अगर एयर नहीं होगा कोई मीडियम Yes, होगा sir. तो उसकी थिकनेस और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने बीच बीच में हवा भी डाल दिया। ठीक है ना, तो टोटल शिफ्ट को लिखना होगा यहाँ पे, तो हर एक स्लैब के लिए आप शिफ्ट लिखोगे, पहले वाले के लिए हो जाएगा T1 1 माइनस 1/μ1, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा T2 1 माइनस 1/μ2, तीसरे वाले के लिए हो जाएगा T3 1 माइनस 1/μ3 ना, तीनों को लिखना है, अलजेब्रिक समेशन कर देना है। ठीक है, तो दैट विल बी द टोटल शिफ्ट। और अगर ये Yes, sir. पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि रे के डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड द स्लैब शिफ्ट हो जाएगा, और अगर निगेटिव मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि अवे फ्रॉम द स्लैब शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर Yes. है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब ये बीच बीच में जो एयर हमने डाल रखा है इसकी जगह पे कोई मीडियम आ जाएगा तो आप उसकी थिकनेस और उसका म्यू भी लिख लीजिएगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो ये Yes, sir. मल्टीपल स्लैब के लिए कैसे इमेज को लोकेट करना है उसके लिए आपके पास एक सिंपलीफाइड फॉर्मूला हो गया जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ये टोटल शिफ्ट के लिए है, इमेज कहाँ बनेगा वो आप फाइनली निकालोगे। शिफ्ट मिल जाएगा तो इमेज तो निकल जाएगा ना कि कितना दूर पे बनेगा। यस सर। यस सर। अगर मान लो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो फॉर्मूला वही रहता है न, फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, है ना। ये मान लो कि एक स्लैब है, इस स्लैब पे आपने एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को इम्पिंज करा दिया ऐसे। ठीक है, तो ये जहां पे जाकर के एक दूसरे को काट रहे होंगे भाई,
ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेसिकली। Yes, sir. Yes. यस अगर मान लो कि ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस जो है वो टी की है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का है, तो इससे थोड़ा सा रीडायग्राम बना दे। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और फिर ये यहाँ से गया तो नॉर्मल से अवे हो गया। ये इधर में आके टकराया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, यहाँ पे कहीं जाके टकराया और फिर ये यहाँ पे आके टकराया तो नॉर्मल से अवे हो गया, इधर की तरफ जाकर के ये इंटरसेक्ट करेगा आई। ये इसका फाइनल जो यहाँ भी शिफ्ट है, इसको भी अगर सिमिलर वे में आप कैलकुलेट करोगे तो सेम फार्मूला मिलेगा T1 माइनस 1/μ। यहाँ भी शिफ्ट को उसी तरीके से लिखेंगे। ये भी जो शिफ्ट है ये इन द डायरेक्शन ऑफ रे है, इन डायरेक्शन ऑफ रे, रे के डायरेक्शन में यही पॉजिटिव होगा ना हाँ सर? ये कभी मतलब पीछे नहीं बनेगा ना इमेज के? क्या चीज? इमेज तो आगे बना रहा है ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, वो ऑब्जेक्ट के आगे नहीं बनेगा ना इमेज मैंने इसमें? इधर लेफ्ट साइड में हाँ सर। हाँ बन सकता है ना, अगर ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बड़ा हो जाए, स्लैब से यस बड़ा सर। हो जाए तो बन सकता है। यस सर। ठीक है, स्लैब का मीडियम जो सराउंडिंग मीडियम है उससे रेयर हो जाए तो उस केस में पहले बन जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रे या स्लैब से दूर की तरफ, है ना, इमेज जो है स्लैब से दूर की तरफ बनेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में स्लैब से दूर बनेगा इमेज एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट में स्लैब की तरफ बनेगा एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? या दोनों केस में एक ही अगर इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रे याद रखिए, तो रे के डायरेक्शन में ही शिफ्ट आएगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये आपका जो है वो किसी स्लैब के वजह से क्या शिफ्ट होगा उसको लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया, और आप इसको ध्यान में रखेंगे मल्टीपल स्लैब के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आइए एक और इंफॉर्मेशन। नेगेटिव हो जाए तो टुवर्ड्स द स्लैब। हाँ, नेगेटिव होने का मतलब हो जाएगा कि ये टूवर्ड्स बन जाएगा स्लैब। ठीक है, और वो तभी होगा जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, यानी कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए। ठीक है ना? तो उस केस में आपको मिल जाएगा नेगेटिव, और वहां पे आपको टुवर्ड द स्लैब शिफ्टिंग आ जाएगी। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब आइए एक इसमें कभी कभी लेटरल शिफ्ट की भी बात करता है, पूछे जाते हैं प्रॉब्लम, तो लेटरल शिफ्ट का भी फॉर्मूला बना लेते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना? लेटरल शिफ्ट, मान लीजिए कि ये स्लैब हो गया और इस सरफेस पे आकर के लाइट रे जो है वो टकरा रही है एक सर्टेन एंगल आई पे। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ ये इधर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। जनरली जो स्लैब होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा, तो हम नॉर्मल की तरफ बेंड करा दिए। और इसकी थिकनेस आपको बोली गई है कि टी का है।
टी इसकी थिकनेस है और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रे यहाँ से आकर के टकराई, ये एंगल अगर आप आर कह रहे हो तो यहाँ पे यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आर, और ये फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये आई के एंगल पे ही जाएगी। तो भाई ठीक है ना। यस यस सर। सर। तो ये जो रे हुई इसको आप इमर्जेंट रे कहेंगे, जो स्लैब से बाहर निकल रही है, इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यस हाँ सर। सर। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है, इस सेपरेशन को आप बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरली जो है इंसिडेंट रे कितना शिफ्ट हो गई, साइड वे कितना शिफ्ट हो गई, इसको आप बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इसको भी कभी कभी आपको प्रॉब्लम में पूछ देता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लो भाई, करो। तो मान लो कि ये पॉइंट को आपने एम कह दिया, ये पॉइंट तुम्हारा इधर से इसको आगे बढ़ा दिए, और यहाँ पे जहाँ पे काटा इसको एन कह दिया, इसको मान लो कि पी का नाम दे देते हैं, और पी पॉइंट से एक इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, इसको क्यू कह दे रहे हैं। तो पी क्यू ही जो होगा वो हमारा डी के बराबर होगा। यस सर। तो जरा यस सर। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि साइन आई ये इक्वल होगा म्यू टाइम्स साइन आर के। Yes, sir. यस सर। यानी कि साइन आर के लिए इंफॉर्मेशन लिखना है तो ये आपके पास है साइन आई बाई म्यू। ट्रायंगल एम एन पी को देखिए, तो इधर से अगर आप एमपी को लिखना चाहते हैं तो एमपी को आप क्या लिख सकते हैं, एमपी को आप लिख सकते हैं कितना, एम एन डिवाइडेड बाई कॉस आर लिखा जा सकता है। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। यस सर। एम एन है टी थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाई कॉस आर, और ट्रायंगल एम पी क्यू को देखिए, ये वाला एंगल को अगर लिखना है तो आई माइनस आर लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो यहां से अगर साइन आई माइनस आर को लिखना है तो ये हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू डिवीजन में एम पी के। पी क्यू जो कि लेटरल शिफ्ट है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एम पी साइन आई माइनस आर, यानी कि टी डिवीजन में कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब अगर मान लीजिए कि आपको आई गिवन है कि किस एंगल पे रे आकर के टकराई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मालूम है, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे एंगल की, इधर में प्लेस करके ये लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली वो एंगल आर जो होगा वो आपका बहुत नोन एंगल तो मिलने की संभावना बहुत कम ही है। तो उस केस में आप इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लीजिएगा, और फॉर्मूला आपका वहां से लिखा जा सकता है कॉस आर दैट इज साइन आई
कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, ये होता है फॉर्मूला। Yes, sir. इसको अंदर ले जाओ तो टी साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आर की जगह पे आप यहाँ से वैल्यू रख लो, तो साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू लिख सकते हैं ना। है? यस सर। और कॉस 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 आर को लिखना है तो डिवीजन में कॉस आर की जगह पे आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 पूरा एक ही बार लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉस आई इंटू साइन आर डिवीजन में कॉस आर को लिखना है तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर आर लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो ये आपका हो जाएगा टी साइन आई माइनस का कॉस आई, आई तो आपको गिवन रहेगा ही रहेगा, और साइन आर को लिखना है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन आर माइनस साइन स्क्वायर आर माइनस 1 रूट के अंदर में ना भाई। Yes, sir. साइन स्क्वायर आर की जगह पे अब वहां से वैल्यू हम रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन आई बाई म्यू साइन आर की जगह पे। तो ये हो जाएगा टी साइन आई माइनस का कॉस आई डिवाइडेड बाई साइन आई बाई म्यू लिखना है तो म्यू स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा और नीचे में साइन स्क्वायर आई, जिसको इधर में साइन स्क्वायर आई लिख देते हैं रूट के अंदर और ऊपर में कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन आई से ना। तो टी साइन आई 1 माइनस का कॉस आई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये लेटरल शिफ्ट को लिखने का एक तरीके से फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकेंगे। लेटरल शिफ्ट को लिखने के लिए ये आई और म्यू के टर्म में हो गया, तो आई और म्यू गिवन रहेगा तो हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना लेटरली शिफ्ट अपीयरेंस में आएगा। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. एक स्लैब का और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्लैब का क्वेश्चन की जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता देते हैं, फिर करेंगे एक ही बार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने ये ऑब्जर्वेशन बनाई है कि जब एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई रे सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके टकराती है तो दूसरे मीडियम में जब जा रही होती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है ना। यस सर।
नेचुरल है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लीजिए कि एक डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर के कंपैरिजन में म्यू का है, एक पर्टिकुलर एंगल पे रे आकर के यहाँ पे टकरा रही है, तो आपके पास जानकारी है कि ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ये एंगल बड़ा होगा, रेयर मीडियम में जा रही है। तो अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करते जाएं तो नेचुरल है कि ये वाला एंगल जो रिफ्रैक्शन का है वो भी बड़ा होता जाएगा। यस सर। एक पर्टिकुलर एंगल हमको ऐसा मिलेगा जिस पर्टिकुलर एंगल पे अगर रे आकर के यहाँ पे टकरा रही हो, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे विल बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यस सर। और वो कंडीशन क्या होगा, जब म्यू टाइम्स साइन थीटा सी दैट विल बिकम साइन 90 के ना, ये वो एंगल जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। लिख देता हूं, व्हेन ए रे ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम strike the surface of discontinuity for a particular angle of incidence refracted ray become parallel to surface of this angle of incidence is defined as critical angle, है ना। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जा रही है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो जा रही है, उसको हम लोगों ने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल। अब अगर मान लो कि जो रे है वो यहाँ पे जो आके स्ट्राइक कर रही है, उसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो वहां पे रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे मीडियम में जाने की जगह पे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी जो पार्शियल कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था, और ज्यादातर एनर्जी, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ज्यादातर एनर्जी दूसरे मीडियम में जा रही थी, लेकिन अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपने क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
थीटा पे इंसिडेंट कराया है, थीटा एंगल पे पूरी की पूरी एनर्जी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है ना। इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इफ ए रे traveling in denser medium strikes the surface of discontinuity at an angle greater than critical angle, then total energy is reflected back in same medium. This phenomena is known as total internal reflection। ठीक है, इसको TIR या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात? कब होगा Yes, sir. ये फिनोमिना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे फिनोमिना कब होगी? जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई रे सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आके टकरा रही हो, तो उस केस में आपका ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा? that particular ray will be, that particular energy will be totally reflected back in the same medium। इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं इस फिनोमिना को। कोई भी पार्ट ऑफ एनर्जी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या है जरा उसको देखो। मान लो कि एक कोई बड़ा सा जो है वो टैंक है ना, एक बड़ा सा कोई टैंक है, ये इसमें लिक्विड भरा है, कुछ वाटर भरा है या कोई भी लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का है। क्रिटिकल एंगल को लिखने का फॉर्मूला आपको मिल ही गया था, म्यू साइन थीटा सी दैट वाज 0, साइन 90 दैट वाज 1, यानी कि साइन थीटा सी की वैल्यू क्या लिखा गया? 1/म्यू से, है ना। तो क्रिटिकल एंगल को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू जहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to rarer medium। ठीक है ना। अब मान लो कि इस मीडियम में एक कोई पॉइंट सोर्स को यहां रख दिया आपने, सोर्स, यस, तो इधर से आपको मिलेगा क्या कि लाइट एनर्जी जो होगी वो आके टकरा रही होगी यहाँ पे। ये मान लो कि क्रिटिकल एंगल है, ये थीटा सी, तो इधर में भी आपको मिलेगा इसी एंगल पे जाने वाली जो रे होगी वो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी।
जबकि आपको क्या मिलेगा कि इसके बाहर जो यहाँ से रे चलेगी, इधर जो जाके टकराएगी, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। यहाँ से जो चली वो यहाँ पे जो जाके रे टकराई वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है क्या? यस सर। तो जब आप इधर से ऑब्जर्वर जो है इसको देख रहे होगे, इस पर्टिकुलर टैंक को आप जब इधर से देख रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा कि इस पर्टिकुलर लिक्विड के सरफेस पे ऐसे एक सर्कुलर ब्राइट पैच दिखेगा, है ना। इस पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन में आपको ब्राइटनेस दिखेगी और इसके बाहर जो होगा वो कंप्लीट डार्कनेस दिखेगा। क्यों भाई, बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। तो इसमें अक्सर करके पूछा जाता है भाई कि ये जो सर्कुलर ब्राइट पैच आप ऑब्जर्व करोगे एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसका रेडियस क्या होगा या उसकी एरिया क्या होगी। तो वहां पे सोर्स का अगर यहाँ से हाइट आपको दिया गया है कि कितनी डेप्थ पे या हाइट पे रखा गया है, तो ये वाला एंगल आपको मालूम है कि दैट विल बी थीटा सी। यस सर। इस ट्रायंगल एस ए सी को देखिए, ट्रायंगल एस ए सी से आपको सी ए डिवाइडेड बाई सी एस, ये आपको मालूम है कि tan थीटा सी से लिखा जाएगा ना, यानी कि सी ए दैट इज इक्वल टू एच tan थीटा सी। अब साइन की वैल्यू तो आपको मालूम है ना कि ये थीटा सी है, तो ये 1 है, ये म्यू है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, म्यू स्क्वायर -1 रूट के अंदर। यस सर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्राइट पैच ये लिखने का फॉर्मूला हो गया एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1 ना भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो एक तरीके का प्रॉब्लम में ये रेडियस पूछा जाता है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है जैसे कि इसके ऊपर कितने रेडियस का जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए कि हमको डायमंड रिंग टाइप का जो है वो बिहेवियर दिखे। तो अगर जो यहाँ पे एक डिस्क रख देंगे जिसका रेडियस इससे स्लाइटली छोटा होगा, तो ये बाहर बाहर आपको जो है वो ब्राइटनेस दिखेगी, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। यस सर। सोलर इक्लिप्स में डायमंड रिंग के बारे में सुने होंगे, उसी तरीके का अपीयरेंस जब पूरा का पूरा जो है वो अर्थ जो है वो सन को, मून जो है सन को जो है वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है, उसके बाद थोड़े समय के बाद जब सन का एक पर्टिकुलर पार्ट विजिबल होता है तो वहां पे एकाएक आपको ब्राइट पैच दिखता है, उसी को बोलते हो आप डायमंड रिंग, है ना। तो डायमंड रिंग टाइप का जो है वो यहाँ पे आपको अपीयरेंस मिलेगा जैसा सोलर इक्लिप्स के दौरान दिखता है। तो किस रेडियस का पैच डालें कि कंप्लीट आपको लाइट दूसरे साइड में ना दिखे, ये पूछा जाए, या डायमंड रिंग टाइप का फिनोमिना ऑब्जर्व करी जाए वो पूछा जाए, तो ये रेडियस आपको निकालनी होगी, है ना। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दूसरे तरीके का जो इसमें प्रॉब्लम पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि अगर इस सोर्स का पावर जो है वो पी का है या पी नॉट का है, तो इधर से कितना एनर्जी या कितना पावर जो है आउट गोइंग होगा, है ना। तो केवल इसी रीजन में जो एनर्जी आकर के स्ट्राइक करेगी वही तो बाहर जाएगी। हम्म।
तो यहाँ पे आप सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लो भाई कि इस पर्टिकुलर रेडियस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। तो आपको मालूम है कि जो 4 पाई का सॉलिड एंगल है उस सॉलिड एंगल पे पूरा का पूरा एनर्जी जा रही है पी नॉट की। तो इस पर्टिकुलर रेडियस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है वो अगर आपको लिखने को बोला जाए तो आपको मालूम है, बताना भाई क्या लिखोगे अगर ये एंगल थीटा सी का है तो। 2 pi in bracket 1 minus cos theta c. ये तो आपको ध्यान में होगा। हाँ? यस सर। Yes, sir. ये तो डिराइव करके रखा है हमने। Yes, sir. गॉस थ्योरम जहाँ Yes, पे sir. बात कर रहे थे वहां पे तो पूरा जो पावर है वो 4 पाई के एंगल पे जा रहा है। तो इतने एंगल से जितना जाने वाला होगा वही हमारा पावर आउटगोइंग होगा। या एनर्जी के लिए भी पूछा जाए तो वही लिखोगे, एनर्जी आउटगोइंग या पावर आउटगोइंग, जो भी पूछा जाए पावर आउटगोइंग। ये हो जाएगा पावर जो कि पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई 1 माइनस का cos थीटा सी ना, यानी कि P नॉट बाई 2 1 माइनस का cos थीटा सी ना, लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके का कितना एनर्जी बाहर जा रहा है या कितना सोर्स का पावर केवल बाहर जाएगा बाकी उसी लिक्विड के अंदर रह जाएगा वो पूछा जाए तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों पे डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला है डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लोगे। बट इसी TIR पे एक दूसरा छोटा सा प्रॉब्लम बोल देता हूँ, मान लो कि इसको नोट करो, लिखो। A rod made of glass refractive index is 3/2 and circular cross section is bent into a shape as shown in figure. A parallel beam of light is incident on the surface A normally. Incident सर on लाइट के surface. बाद क्या बोला? A parallel beam of light is incident on
surface A normally. Find the maximum value of ratio D by R for which all light entering the glass through the surface A emerges from B. ये आपको प्रॉब्लम दिया गया, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ग्लास का रॉड है, उसको इस तरीके से यू शेप में बेंड किया गया, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह पे यूनिफॉर्म है, फिगर में यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म बस समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग लाइट बीम को ऐसे इस पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलरली इस सेक्शन ए पे इंटर करा रहे हैं। इसका जो रॉड है उसका डायमीटर डी दिया गया है और यहाँ पे जो सर्कुलर आर्क में बेंड किया रहा है इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर का है। आपसे पूछा जा रहा है कि डी बाई आर का अधिक से अधिक क्या रेशियो हो सकता है, मैक्सिमम क्या रेशियो हो सकता है, जिससे कि इधर से जो भी लाइट यहाँ पे जाके टकराए वो इस इंड से बाहर निकल जाए, इंड ई से बाहर निकल जाए, कोई भी पोर्शन ऑफ द लाइट बाहर ना निकले बीच में। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आप करिएगा। ठीक है, ये TIR हाँ पढ़ा रहे, हम भी पहुंचा देंगे। ठीक। चलो चलो तो ठीक है, आज इसको कर लीजिएगा, करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं बनेगा तो। प्रॉब्लम तो समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।